Good morning, dear students. Welcome to the online coaching. Dear students, today we are going to discuss about acid, base, and salt. Okay, we were discussing, dear students, how acid reacts with the base. अगर एसिड बेस के साथ रिएक्शन करता है तो हमें क्या मिलता था? सॉल्ट एंड वाटर. ओके, नाउ अभी एसिड मेटल कार्बोनेट, आपने ये वर्ड तो सुना ही होगा. कार्बोनेट, जैसे आपने सुना था कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3. ओके, वैसे ही यहाँ पे मैंने लिखा है मेटल कार्बोनेट, मीन्स कोई भी मेटल ले लो. सोडियम है, ओके, तो सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा. क्या बन जाएगा? सोडियम कार्बोनेट. ओके, अगर उसका रिएक्शन में एसिड के साथ करवाओ, मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड, तो मुझे मिलेगा सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर. ओके, चलो, तो मेटल Na2 है, कार्बोनेट CO3, ये सॉलिड फॉर्म में होता है प्यारे बच्चों. Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, ये सॉलिड है. उसका मैं रिएक्शन करवाने जा रहा हूँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड से. ये एक्वस सॉल्यूशन है, मीन्स इसमें थोड़ा पानी मिला हुआ है. H2HCl. अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये 2Cl है, Na भी 2 है, तो ये बन जाएगा 2NaCl एक्वस. प्लस अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो 3 ऑक्सीजन है. ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से CO2, एक ऑक्सीजन फिर भी बैलेंस बचता है, और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन बचते हैं. सो बनेगा वहाँ पे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस वाटर. आपको पता है इक्वेशन किस तरीके से लिखना है. ये सॉलिड हो गया, ये एक्वस सॉल्यूशन हो गया. NaCl एक्वस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, और H2O वो लिक्विड है. ठीक है, ये थी बात मेटल कार्बोनेट की एसिड के साथ. अभी बात हो रही है मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की एसिड के साथ. अगर मेटल में Na और हाइड्रोजन है HCO3, NaHCO3 का रिएक्शन HCl के साथ करवाते हैं तो हमें मिलता है NaCl प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर. इट मीन्स मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट reacts with acid gives you salt plus carbon dioxide plus water. यहां तक आपको पढ़ना है. यहां देखिए डियर स्टूडेंट्स, मैंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक टेक्स्ट बुक से सिलेक्ट किया हुआ है, वो है मेटल ऑक्साइड. चलो, अभी मैं आपको ये बताता हूं. मेटल है Ca, कैल्शियम, ये रहा उसका ऑक्साइड, ये बन गया CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, प्लस एसिड, मेरा फेवरेट एसिड HCl मैं ले लूं. ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखें तो क्या बनना चाहिए था? सॉल्ट. क्या बनना चाहिए था? सॉल्ट. लेकिन आपको पता है ये Cl जो है वो -1 है, और ये कैल्शियम जो है वो +2 है. तो मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा. सो ये बन जाएगा CaCl2. ठीक है, CaCl2. अभी क्या बचा? 2 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन, प्लस H2O वाटर. देखो डियर स्टूडेंट्स, मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड गिव्स यू सॉल्ट प्लस वाटर. डू यू रिमेंबर सॉल्ट प्लस वाटर हमें कहाँ मिलता था? यस, यू आर करेक्ट, जब हम एसिड और बेस का रिएक्शन करते थे तब. इट मीन्स ये एसिड तो है, यहाँ पे है मेटल ऑक्साइड, तो ये मेटल ऑक्साइड बेसिक हुआ. ये मेटल ऑक्साइड कैसा हुआ? बेसिक. ओके, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है मेटल ऑक्साइड इज बेसिक.
अगर मैं बात करूं नॉन मेटल ऑक्साइड की, तो नॉन मेटल ऑक्साइड होगा एसिडिक। मुझे प्रूव करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी प्रूव कर दिया। मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर, नॉन मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड गिव्स सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, ओके। डियर स्टूडेंट्स, आपके मन में ये क्वेश्चन बहुत ही परेशान कर रहा है कि अल्कली क्या है। सर ये अल्कली क्या है? डियर स्टूडेंट्स, ऑल द बेसिस डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर। सभी बेसिस वाटर में डिजॉल्व नहीं होते, ये अल्कली बेस ही है। सुन लो मेरी बात, अल्कली बेस ही है। लिसन टू मी केयरफुली। ये अल्कली जो है उसका मीनिंग यहाँ पे है ऑल द बेसिस डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर बट एन अल्कली is a base that dissolve in water। जो बेस वाटर में डिजॉल्व होता है उसे हम अल्कली कहते हैं, अल्कलाइन कहते हैं। ठीक है, ओके। सो NaOH इज अल्कलाइन, KOH इज अ अल्कलाइन। आपने 6th चैप्टर लाइफ प्रोसेस में डाइजेशन के टॉपिक में ये वर्ड अल्कलाइन सुना होगा। ओके, so this much topic is clear. Now moving ahead, dear students, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है pH। कौन सा टॉपिक है? pH। pH की वैल्यू कहां से कहां तक की होती है तो मैं आपको बताना चाहता हूं। pH की वैल्यू स्टार्ट होती है 0 से, 7 पे वो न्यूट्रल बोला जाता है और आता है 14 तक। मीन्स pH इज फ्रॉम 0 to 14। अगर किसी की pH वैल्यू 7 है, pH वैल्यू कितनी है? 7, तो वो न्यूट्रल है, वो न्यूट्रल है। अगर किसी की pH वैल्यू 0 है तो वो वेरी एसिडिक है, वेरी एसिडिक। ओके, जैसे ही उसकी pH वैल्यू बढ़ती है उसकी एसिडिक जो प्रॉपर्टीज है वो कम होती जाती है। ठीक है, तो यहाँ से 7 तक पहुंचने से वो न्यूट्रल बन जाता है। इट मीन्स 7 से अगर किसी की pH वैल्यू कम आती है तो उसकी जो प्रॉपर्टी है एसिडिक वो बढ़ जाती है। सो अगर मैं आपको बोलूं कि किसी की pH वैल्यू 3 है और किसी की pH वैल्यू 5 है, ये दोनों में से सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन है, तो आपको pH वैल्यू जिसकी 3 है उसे सिलेक्ट करना है कि उसकी एसिडिक वैल्यू ज़्यादा है। ठीक है, मीन्स जैसे ही pH का आंसर कम आता है उसकी एसिडिसिटी बढ़ती है। अभी यहाँ पे देखो, आप 7 से स्टार्ट करो, 7 से आप 14 तक जाओगे तो उसे बोलेंगे वेरी बेसिक, वेरी बेसिक। ओके, वेरी बेसिक। ओके, सो जिसका pH वैल्यू 8 है, दूसरे का 10 है, तो उसमें सबसे ज्यादा बेसिक कौन है? 10 वाला। ओके, क्लियर। One question, you have to type the answer in the comment box. More strong acid and strong base, which is more harmful? Strong acid और strong base में से सबसे ज्यादा harmful कौन है? आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके मुझे भेजना है। ओके, those who are seeing the video, please type and send me. Now we are going to learn something with the help of animation video, that is how the pH value is useful in our day-to-day lives. Then we will see how to prepare baking soda, washing soda. Okay, please see the video. Does pH only have to do with solutions in the laboratory? Or does it also affect plants and humans in daily life? Did you know that when acid rain flows into the rivers, the overall pH of the water reduces?
and living organisms cannot survive if the change in pH is too much. In such cases, survival of aquatic animals becomes difficult. What about survival of plants? What's the most important factor for the healthy growth of a plant? Yes, it's the soil. Plants require a specific pH of the soil for healthy growth. Plants cannot grow if the soil is too alkaline or too acidic. So if the soil is too acidic, its pH can be raised by adding lime, which neutralizes the excess acid in the soil. Similarly, if the soil is too alkaline, then its pH can be lowered by adding gypsum or some other substance which can neutralize the excess alkali present in the soil. And does it affect us too? By now, you should know that our stomach produces hydrochloric acid which helps in digestion. Sometimes, if too much acid is produced, it causes pain and irritation. It can even cause ulcers. In order to treat this hyperacidity, a patient is advised to take antacid tablets or antacid suspensions. And these antacids neutralize the excess acid. Magnesium hydroxide, a mild base, is often used for this purpose. And the reaction looks something like this. The acid is neutralized to get salt and water. What about the pH in our mouth? Yes, the pH in our mouth also has an effect on our teeth. Tooth enamel is the hardest substance in our body and does not dissolve in water and mildly acidic solutions. However, it gets corroded slowly when the pH in the mouth falls below 5.5. But how does the pH fall below 5.5? When we eat food, some food particles remain stuck to the teeth. Bacteria present in the mouth produce acid by the degradation of the sugar and food particles present in the mouth. This is what causes decaying of the teeth. What's the best way to avoid this? We should clean our mouth after eating food. And something even better would be to avoid eating sugary foods. Cleaning the teeth using toothpastes help in preventing tooth decay. Toothpastes are generally basic and hence they neutralize the excess acid in the mouth and prevent tooth decay. The concept of pH also helps in understanding the self-defense used by certain animals and plants. If you've ever been stung by a honeybee, do you know what really caused that acute pain? Yes, it's the acid in that sting which caused the pain. So if we use a mild base like baking soda around the stung area, it gives us some relief. And in nature, there are leaves which have stinging hair and they inject acid upon touching them. Again, we use something which is basic in nature to get some relief. So these were some of the ways in which the concept of pH is used in daily life. ब्लीचिंग पाउडर के बारे में स्टूडेंट्स आपने जरूर सुना होगा, घरों में भी इसका यूज होता है। इसका केमिकल फॉर्मूला है CaOCl2, ठीक है। और ब्लीचिंग पाउडर तो इसका कॉमन नेम है स्टूडेंट्स, इसका टेक्निकल नेम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अब स्टूडेंट्स आप याद करें, हम ऐसे कंपाउंड्स को पढ़ रहे हैं, ऐसे केमिकल्स को पढ़ रहे हैं जो NaCl से बनते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये जो ब्लीचिंग पाउडर है वो डायरेक्टली एज सच NaCl से नहीं बनता है। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा ना कि NaCl और वाटर जो है वो आपस में रिएक्ट करते हैं जब उनसे इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है, और क्या बनाते हैं वो NaOH प्लस क्लोरीन प्लस हाइड्रोजन। ठीक, कुछ देर पहले हमने ये रिएक्शन देखी है। तो यहां पर ये जो क्लोरीन बनता है ना स्टूडेंट्स, उस क्लोरीन के हेल्प से ये कंपाउंड बनाया जाता है। देखा जाए तो एज सच डायरेक्टली NaCl से नहीं बनाया जा रहा है। NaCl की इस रिएक्शन से जो क्लोरीन बन रहा है, उस क्लोरीन के हेल्प से ये कंपाउंड बनाया जा रहा है। अब कौन सी रिएक्शन यहां पे इन्वॉल्व होती है इसको बनाने में, देखें, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड व्हेन रिएक्ट्स विथ क्लोरीन इट गिव्स ब्लीचिंग पाउडर प्लस वाटर। ठीक है स्टूडेंट, तो इस रिएक्शन के हेल्प से आप देख सकते हो ये ब्लीचिंग पाउडर बनाया जाता है। अब स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि ब्लीचिंग पाउडर का कहां पर यूज होता है। उसके जो यूजेस हैं मेन, वो उसके नाम में छुपे हुए स्टूडेंट्स। ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर, तो ब्लीचिंग पाउडर का सबसे इंपॉर्टेंट यूज है कि उसको ब्लीच करने के लिए यूज किया जाता है। फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, वुड इन पल्प इंडस्ट्री, क्लोथ्स इन लॉन्ड्री। ठीक,
अच्छा स्टूडेंट्स, ब्लीचिंग का मतलब क्या होता है? डू यू अंडरस्टैंड कि हम क्लोथ्स को ब्लीच कर रहे हैं, उसका क्या मतलब है? वुड को ब्लीच कर रहे हैं, उसका क्या मतलब है? देखो मैं कुछ इमेजेस दिखाता हूं स्टूडेंट्स आपको, जो आपको समझाएंगे ब्लीच करना क्या होता है। आप देखिए ये जो क्लोथ है स्टूडेंट्स, ये पहले पूरा का पूरा ब्लू हुआ करता था। ये जो क्लोथ है वो भी पूरा का पूरा ब्लू हुआ करता था, लेकिन आप देखिए इसका ये जो पोर्शन है और ये जो पोर्शन है वो कलर लूज कर चुका है, उसमें कोई कलर नहीं है, वो व्हाइट है। वो इसलिए स्टूडेंट्स क्योंकि इसको ब्लीच किया गया है। तो ब्लीच करने का जनरली मतलब होता है कि उसके कलर को उड़ा देना, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क होता है स्टूडेंट्स कई बार टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, ठीक है। कई बार टेक्सटाइल इंडस्ट्री में डिफरेंट डिफरेंट फाइबर जैसे कि कॉटन और लिनन को ब्लीच करना पड़ता है ताकि वो व्हाइट हो जाए बिल्कुल। जैसे देखो एक और एग्जांपल देता हूं स्टूडेंट्स, ये वुड है, ये वुड का एक्चुअल कलर है। अब देखो ये वुड जो है अपना कलर लूज कर चुका है, उसका कलर लाइट हो चुका है। क्यों स्टूडेंट्स? क्योंकि उसको ब्लीच किया गया है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप देख सकते हैं कैसे वुड को ब्लीच किया जाता है इन पेपर इंडस्ट्री। लॉन्ड्री में भी स्टूडेंट्स क्लोथ्स को ब्लीच किया जाता है। अब देखो यहां पर थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ता है, क्योंकि स्टूडेंट्स लॉन्ड्री का काम होता है क्लोथ्स को साफ करना। तो अगर आप ब्लीचिंग पाउडर को थोड़े अमाउंट में यूज करोगे तो क्लोथ्स आपका क्लीन हो जाएगा, बहुत क्लीन हो जाएगा। लेकिन अगर लॉन्ड्री में ज्यादा ब्लीचिंग पाउडर यूज कर दिया जाए, ज्यादा ब्लीचिंग पाउडर यूज कर दिया जाए तो कपड़े का कलर भी गायब हो सकता है, उड़ सकता है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ब्लीचिंग पाउडर का जब लॉन्ड्री में यूज होता है तो केयरफुली करना पड़ता है, ठीक है। तो दीज आर इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। नेक्स्ट इज फॉर मेकिंग वाटर फ्री ऑफ जर्म्स। तो वाटर को क्लीन करने के लिए भी यूज होता है, क्योंकि जर्म्स जो होते हैं वो ब्लीचिंग पाउडर के प्रेजेंस में मर जाते हैं। एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन केमिकल इंडस्ट्रीज। अब स्टूडेंट्स ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने का क्या मतलब है? ये अपने आप में एक बहुत ही लंबी चौड़ी केमिस्ट्री है, उसके बारे में हम ज्यादा बात नहीं करेंगे। मैंने यहां पे ऐसे लिख दिया है, आप चाहो तो याद कर सकते हो या फिर छोड़ भी सकते हो, ठीक है। स्टूडेंट्स अगला जो कंपाउंड जिसके बारे में हम देखना चाहते हैं दैट इज एक्चुअली कॉल्ड बेकिंग सोडा। स्टूडेंट्स अगर आप मम्मी से अपनी बात करेंगे इस कंपाउंड के बारे में तो उनको पता होगा, इनफैक्ट उनको इसकी प्रॉपर्टीज भी पता होंगी। क्यों स्टूडेंट्स? क्योंकि इसका किचन में कुकिंग के लिए बहुत यूज होता है स्टूडेंट्स। टेक्निकली बेकिंग सोडा जो है उसका केमिकल फॉर्मूला है NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है स्टूडेंट्स। ये इसका टेक्निकल नेम है स्टूडेंट्स। और स्टूडेंट्स आपको याद होगा हमने पढ़ा भी था कि ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो होता है दो इट्स अ सॉल्ट बट इसका बेसिक नेचर होता है, राइट। नाउ द पॉइंट इज कि ये बनाते कैसे हैं हम? फ्रॉम NaCl। तो उसके लिए एक केमिकल रिएक्शन कराई जाती है दैट इज NaCl प्लस NH3 दैट इज अमोनिया स्टूडेंट्स, अमोनिया बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड होता है स्टूडेंट्स, प्लस H2O प्लस CO2। जब ये चारों चीज आपस में रिएक्ट करती हैं तो बनता है NaHCO3 दैट इज बेकिंग सोडा, और साथ में बनता है NH4Cl दैट इज अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। तो दिस इज हाउ बेकिंग सोडा इज फॉर्म्ड। अब स्टूडेंट्स हमें देखना है कि इस बेकिंग सोडा का क्या क्या यूज होता है। तो लेट्स सी दैट स्टूडेंट्स यूजेस। देखो स्टूडेंट्स एक तो बहुत ही सिंपल सा जो पहला यूज है वो मैं आपको बता सकता हूं, इनफैक्ट हमने देखा भी है स्टूडेंट्स। ये जो बेकिंग सोडा होता है दैट इज यूज एज एन एंटासिड, स्टूडेंट्स हमने देखा था कि एंटासिड्स क्या होते हैं? मेडिसिन होते हैं जो एसिडिटी को क्योर करते हैं। तो उस टाइम मैंने आपको बताया भी था कि ये जो बेकिंग सोडा है उसका बेसिक नेचर होता है, तो ये हमारे स्टमक में जाके जो एक्स्ट्रा एसिड है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है और हमें रिलीफ मिलता है। तो दिस इज एक्चुअली यूज एज एन एंटासिड टू क्योर एसिडिटी, ठीक है स्टूडेंट। इसको हम डिटेल में पहले भी देख चुके हैं। अब जो दूसरा इंपॉर्टेंट यूज है उसका मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि वो कुकिंग में यूज होता है स्टूडेंट्स, कुकिंग में। अब देखो कुकिंग में कैसे यूज होता है वो अपन थोड़ा देखेंगे। ये आप देखें केक, खास करके केक वगैरह जैसी जो चीज होती है स्पॉन्जी पफी चीजें, स्पॉन्जी और पफी चीजें, उनको बनाने के लिए बेकिंग सोडा का यूज किया जाता है। इनफैक्ट ये केक में जो स्पॉन्जी नेचर आता है वो बेकिंग सोडा के कारण ही आता है। अगर हम बेकिंग सोडा नहीं डालेंगे तो ये जो केक है उसमें स्पॉन्जी नेचर नहीं आएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। अब यहां पे स्पॉन्जी नेचर है कैसे? आप देखो यहां पे ये छोटे छोटे होल्स जैसे होते हैं ना, ठीक है, छोटे छोटे होल्स जैसे होते हैं केक में, जिसके कारण ऊपर से जब आप पुश करोगे तो ये नीचे पुश हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज स्पॉन्जी। अब देखो बेकिंग सोडा डालने से कोई भी चीज स्पॉन्जी कैसे हो जाती है दैट इज व्हाट यू वांट टू सी। तो सपोज करो इस केक में आपने ये बेकिंग सोडा डाला, ठीक है।
अब ये बेकिंग सोडा हीटेड अप होगा, केक में आपने डाला तो जब आप कुक कर रहे हो इसको तो वो गर्म होगा, गर्म होने पे ये डिकम्पोज कर जाता है स्टूडेंट्स, डिकम्पोज करके बनाता है Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बेकिंग सोडा को आपने केक में डाला, जब वो हीट होता है तो डिकम्पोज होके वो सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाता है स्टूडेंट्स। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ये बना रहा है ना स्टूडेंट्स, दैट इज इंपॉर्टेंट। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वही इस केक को स्पॉन्जी नेचर देती है। कैसे देती है थोड़ा सा हम सॉर्ट ऑफ समझ सकते हैं कि सपोज करो अंदर आपने बेकिंग सोडा डाल रखा था, हीट होने पे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई और वो बाहर की तरफ निकलने लगी। तो जब ये बाहर की तरफ निकलेगी तो ये ऊपर वाले सरफेसेस को थोड़ा ऊपर पुश करती है, ऊपर पुश करती है, जिस कारण ये छोटे छोटे होल्स जिसकी बात हम कर रहे थे वो क्रिएट होते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, और जिसके कारण स्पॉन्जी नेचर आता है। मतलब मेन पॉइंट इज कि हमने बेकिंग सोडा डाला, हीट करने पे वो डिकम्पोज होकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण ही स्पॉन्जी नेचर आता है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इसलिए बेकिंग सोडा को कुकिंग में यूज करते हैं। पर स्टूडेंट्स यहां पर एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि ये जो आप देख रहे हो सोडियम कार्बोनेट, ये भी यहां पर बनता है। अब देखो सोडियम कार्बोनेट जो है उसका बेसिक नेचर होता है थोड़ा सा, ये हमने देखा है स्टूडेंट्स, आपको याद होगा, इसका बेसिक नेचर होता है। और बेसिक जो होते हैं उनका टेस्ट कैसा होता है स्टूडेंट्स, बिटर होता है, बिटर टेस्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जब आपने बेकिंग सोडा डाला तो हीट होने के बाद ये सोडियम कार्बोनेट बना, वो भी आपके केक में होगा, और इस सोडियम कार्बोनेट का टेस्ट थोड़ा सा बिटर होता है, तो आपका केक जो है वो बिटर टेस्ट का हो जाएगा, करवा हो जाएगा। तो दैट इज समथिंग नॉट डिजायर्ड, राइट। केक तो मीठा होना चाहिए, बिटर नहीं होना चाहिए। तो फिर उसको सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट्स क्या करते हैं, देखो मैं आपको बताता हूं, एक दूसरी चीज बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर बनाते हैं। बेकिंग पाउडर क्या होता है, बेकिंग पाउडर इज एक्चुअली बेकिंग सोडा प्लस माइल्ड एडिबल एसिड। प्लीज नोट स्टूडेंट्स, बेकिंग सोडा अलग चीज होती है, बेकिंग पाउडर अलग चीज होती है। बेकिंग पाउडर बनाने के लिए हम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बेकिंग सोडा तो लेते ही हैं, साथ में उसमें कोई एसिड मिक्स कर देते हैं। कैसे एसिड, माइल्ड एसिड। माइल्ड एसिड मतलब वीक एसिड, एडिबल, जिसको हम खा सकते हैं। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स टार्टरिक एसिड, जैसे कि टार्टरिक एसिड ऐड कर सकते हैं। तो ये जो मिक्सचर होता है इन दोनों चीजों का, दैट इज कॉल्ड बेकिंग पाउडर। अब इस मिक्सचर को अगर हम केक में डालते हैं तो क्या होता है, पफी नेचर भी उसमें आ जाता है और बिटर टेस्ट भी नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है, लेट्स हैव अ लुक। तो स्टूडेंट्स हमने क्या डाला है, बेकिंग सोडा, दैट इज NaHCO3, ठीक है, प्लस कोई एसिड डाला है, तो उसको हम HX की तरह लिख सकते हैं, HX। H एसिड है तो उसमें हाइड्रोजन तो होगा ही, और X जो दूसरा है ना उसको मैंने X लिख दिया स्टूडेंट्स। ठीक है, तो अब जब इन दोनों चीजों का मिक्सचर आप केक में डालते हो तो ये दोनों चीजें आपस में रिएक्ट करके बनाती हैं NaX प्लस CO2 गैस प्लस H2O लिक्विड, ये सारी चीजें बनती है। और फिर से ये जो CO2 है आप समझ रहे होंगे, ये पफी नेचर या स्पॉन्जी नेचर देगा। ठीक है, वाटर बना है उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अब ये NaX जो बना होगा स्टूडेंट्स, ये जो NaOX बना है, NaX, वो एक ऐसा सब्सटेंस होगा जिसका बीटर टेस्ट नहीं होगा, कोई प्लीजेंट टाइप का टेस्ट होगा, अच्छा टेस्ट होगा, या हो सकता है कोई टेस्ट ना भी हो। ठीक है, तो ये NaX जो है वो क्या सब्सटेंस है, वो इस चीज पे डिपेंड करता है कि हमने कौन सा एसिड लिया है यहां पे। ठीक है, तो हम एप्रोप्रिएट एसिड चूज करते हैं ताकि NaX एक ऐसा सब्सटेंस हो जिसका डिजायरेबल टेस्ट हो। ठीक है, जैसे कि टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड अगर हम यहां पे लेते हैं तो यहां पर ये जो सब्सटेंस बनता है उसका टेस्ट अच्छा होता है। ठीक है, उसके टेस्ट से कोई प्रॉब्लम नहीं आती है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आपको समझ में आया कि कैसे कुकिंग में बेकिंग सोडा का यूज होता है। डायरेक्टली बेकिंग सोडा यूज नहीं करते हैं, उससे स्पॉन्जी नेचर तो आता है लेकिन बीटर टेस्ट भी क्रिएट होता है। तो बेकिंग पाउडर यूज करते हैं, उससे सब कुछ सही रहता है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स एक और यूज मैं आपको यहां पे बताना चाहता हूं, सिंपल सा, इन फायर एक्सटिंग्विशर। इन फायर एक्सटिंग्विशर, फायर एक्सटिंग्विशर तो आपको पता है क्या होते हैं स्टूडेंट्स, फायर को बुझाने के काम आते हैं। तो उनको बनाने में भी बेकिंग सोडा का यूज होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का यूज होता है। तो स्टूडेंट फोर्थ जो कंपाउंड हम देखना चाहते हैं उसका नाम है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा स्टूडेंट नाम से क्लियर है इसका यूज क्या होता है, इसका यूज होता है वॉशिंग के लिए। ठीक है,
स्टूडेंट्स इसका केमिकल फॉर्मूला मैं लिखूं तो दैट इज Na2CO3.10H2O। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं दिस इज इंटरेस्टिंग कंपाउंड, उसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी है स्टूडेंट्स, ठीक है। इसका केमिकल नेम क्या होगा स्टूडेंट्स, हमने देखा भी है पहले कहीं पे, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। अब स्टूडेंट्स इस कंपाउंड को बनाते कैसे हैं, तो देखो इसमें जो रिएक्शंस यूज होती हैं उनमें से कुछ रिएक्शंस हम ऑलरेडी देख चुके हैं, जैसे कि इसमें क्या करते हैं कि NaCl को रिएक्ट कराते हैं अमोनिया दैट इज NH3 प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब ये चारों चीजें रिएक्ट करती हैं तो बनाती है स्टूडेंट्स क्या, अभी भी हमने देखा था NaHCO3 प्लस NH4Cl, ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, राइट स्टूडेंट्स। फिर ये जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है उसको हीट किया जाता है, हीट करने पे क्या होता है स्टूडेंट्स, ये भी हमने देखा है, तो बनता है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट प्लस CO2 प्लस H2, अभी हमने देखा था ये, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब ये जो सोडियम कार्बोनेट बना है स्टूडेंट्स, उसको कई बार सोडा ऐश भी बोलते हैं, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, सोडा ऐश। अब इसका यूज किया जाता है स्टूडेंट्स ऑब्वियसली ये बनाने के लिए, इससे इस सोडा ऐश से ये चीज कैसे बनेगी, देखो यहां पर भी सोडियम कार्बोनेट है, यहां पर भी सोडियम कार्बोनेट है, बस यहां पे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एक्स्ट्रा है। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कैसे ऐड किया जाएगा, बहुत ही सिंपल है स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा भी है ये सब, Na2CO3 प्लस 10H2O। इसको वाटर के साथ जब मिक्स करते हैं तो ये और वाटर कंबाइन कर जाते हैं, कंबाइन करके दे मेक Na2CO3.10H2O, दैट इज आवर वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा। तो स्टूडेंट्स इस तरह से वॉशिंग सोडा का फॉर्मेशन किया जाता है, इस तरह से वॉशिंग सोडा को बनाया जाता है, ठीक है। समझ में आई आपको बात स्टूडेंट्स। तो अब हम देखते हैं कि वॉशिंग सोडा का क्या क्या इंपॉर्टेंट यूज होता है स्टूडेंट्स। तो एक तो यूज होता है फॉर मेकिंग सोप एंड एज डिटर्जेंट फॉर वॉशिंग क्लोथ्स, ठीक है स्टूडेंट्स, समझ रहे हो, बहुत सिंपल सी बात है। दूसरा फॉर मेकिंग ग्लास एंड पेपर, ग्लास और पेपर के फॉर्मेशन में भी वॉशिंग सोडा का यूज होता है स्टूडेंट्स। फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, स्टूडेंट्स हार्ड वाटर क्या होता है, सॉफ्ट वाटर क्या होता होगा, ये सब आपने पढ़ा होगा लोअर क्लासेस में। तो जो हार्ड वाटर होता है उसकी हार्डनेस हटाने के लिए वॉशिंग सोडा का यूज किया जाता है स्टूडेंट्स, ठीक है। जनरली माउंटेन्स का जो वाटर होता है वो बहुत हार्ड वाटर होता है, बेसिकली वाटर में कुछ ऐसे केमिकल्स मिक्स्ड होते हैं जो उसको हार्ड बनाते हैं, ठीक है। उसको अगर आप पियोगे हार्ड वाटर को तो आपको बहुत अजीब सा फील होगा, यू विल नॉट फील वेरी कंफर्टेबल। ओके स्टूडेंट्स, एक और यूज जो मैं आपको बताना चाहता हूं, फॉर मैन्युफैक्चरिंग सोडियम कंपाउंड्स। सोडियम के बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स होते हैं, उनमें से कई सारे इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स को बनाने के लिए वॉशिंग सोडा का यूज होता है, जैसे कि बोरेक्स। आप सोच रहे होंगे स्टूडेंट्स कि बोरेक्स क्या होता है। बोरेक्स एक कंपाउंड होता है जिसका यूज होता है बहुत सारी ऐसी मेडिसिन बनाने में जो पेस्ट कंट्रोल के लिए यूज होती है, मतलब कीड़ों मकोड़ों को मारने के लिए जो चीजें बनती है उनमें बोरेक्स का यूज होता है। फिर बहुत सारी क्लीनिंग के जो सोप्स वगैरह बनते हैं उनमें भी बोरेक्स का यूज